भी समय की इकाइयां हैं, उन सभी इकाइयों के बारे में बताने का कार्य, विशेष रूप से अवगत आपको कराने का कार्य करता है पांचांग। प्राचीन काल में वैदिक सम्राट और गृहस्थों के सभी धार्मिक और सांकल्पिक जो अनुष्ठान आदि कार्यक्रम होते थे, उन सब का मार्गदर्शन पांचांग के द्वारा ही किया जाता। मतलब यह हुआ, आपको नॉर्मल सी भाषा में अगर बताने का प्रयास करूं तो, कि जितने भी कर्म हम करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, चाहे वो वैदिक रीति से करें या सन्यासियों वाली रीति से करें, या हम गृहस्थी लोग अपने अलग से जो हमारे नियम होते हैं उनके अनुसार करें, उन सबको करने के लिए आपको पंचांग के बारे में पता होना चाहिए, पंचांग की समझ आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश, माँ सरस्वती और काल रूपी ईश्वर पंचांग देवता को नमस्कार हम करते हैं, क्योंकि काल साक्षात भगवान विष्णु का रूप है, और काल के ही अलग अलग जो नाम हैं, जो इकाइयां हैं, उनको ही पांचांग बोला गया, समय। तो कृषि, व्यापार, होम, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब कुछ शुरू करने के लिए पांचांग की समझ आपको होना चाहिए, क्योंकि हर चीज को करने के लिए एक विशेष समय हमारे शास्त्रों में निर्धारित किया गया है। हर किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशेष समय। अब प्राचीन काल में पांचांग जो है वो सिर्फ 5 चीजों के ऊपर आधारित था। यानी कि पांचांग से भी यदि आप इसको संधि विच्छेद करके आप पढ़ोगे तो क्या हुआ, 5 अंग पांचांग। कौन से 5 अंग? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। ये 5 अंग समय के मुख्यतः प्राचीन काल में प्रयोग किए जाते थे। लेकिन समय के साथ साथ बदलाव होते 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 इसके अंदर बहुत सारी इकाइयां जो हैं वो और ज्यादा जुड़ गई। अब आधुनिक स्वरूप में हम पांचांग से क्या क्या चीजें देखते हैं, या और क्या क्या चीजें इसमें ऐड हो गई? ग्रहों का संचार, ग्रह किस तरह से गतिमान है, वो सब पांचांग के अंडर में आज के दिन है। राशि परिवर्तन, कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा, वो भी पांचांग के अंतर्गत आपको मिलेगा। ग्रहण का विवरण, कब कौन सा ग्रहण पड़ेगा, कितना देर रहेगा, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये भी आपको पांचांग ही बताता है। राशिफल, ये भी पंचांग आपको बताता है। आपके पर्व और त्योहार, व्रत आदि किस किस समय होंगे, किस दिन होंगे, वो भी आपको पंचांग बताता है। कोई भी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, घर का निर्माण, या कोई भी व्यापार आप शुरू करना चाहते हो, तो इन सब से संबंधित कोई भी मुहूर्त या कोई भविष्यवाणियां जब आप करना चाहोगे, तब भी आपको पंचांग की आवश्यकता होगी। तो प्राचीन समय में 5 चीजें थी, लेकिन आधुनिक समय में ये इतनी चीजें इसके साथ और भी ऐड हो गई हैं। तो पंचांग का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा आज के समय में बढ़ गया है। प्रत्येक प्रमाणिक पंचांग, जितने भी सर्टिफाइड पंचांग हैं, वो किसी विशेष स्थान के अक्षांश और रेखांश पर आधारित होते हैं। ठीक है जी। उसमें स्थानीय सूर्य उदय, सूर्य अस्त, तिथि, वार, नक्षत्र, योग आदि उस स्थानीय सूर्य उदय के अनुसार ही आपको मिलेंगे। मतलब कोई एक पंचांग है जो दिल्ली से प्रकाशित होता है,
तो वो दिल्ली को के समय को, सूर्य उदय समय को मान करके ही चीजों को लिखेगा। कोई एक पंचांग है जो जलंधर से प्रकाशित हो रहा है, तो वो जलंधर के सूर्य उदय को मान करके, क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ जो समय है, समय किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, कोई बताना चाहता है, किसी को पता है? समय में अंतराल है ना, सभी जगह का समय तो एक जैसा नहीं है, क्या है? रजनी जी बताएंगे इसके बारे में कुछ। क्या कह रहे हो सर आप? सभी जगह का इस पृथ्वी पर समय एक जैसा ही है या अंतर है उसके अंदर? अंतर है बिल्कुल, कहीं पर इस 5-5 मिनट बाद। उसकी क्या टेक्निक है अंतर को दर्शाने की, या किस तरह से आप अंतर को निकाल पाओगे? सर उसी के हिसाब से कि जो आईएसटी टाइम है कि कितने बजे सूर्य कहाँ पर उदय हुआ है, नहीं नहीं दिल्ली में नहीं, कितने। आईएसटी तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया ना। हेलो सर, मैं बताऊं? जीएमटी से होता है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, अच्छा, हाँ जी, बताइए। हाँ सर, अक्षांश और देशांतर के आधार पर ना समय का निर्धारण किया जाता है। जी मैम, ऐसा है, ठीक है आपकी बात। बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता देता हूँ आपको। ये पूरा का पूरा समय पूरी पृथ्वी के ऊपर जीएमटी से निर्धारित किया जाता है। आप कभी टाइम को जब कंप्यूटर में या कहीं पर जाकर के अटैच करोगे ना, सही करना शुरू करोगे, तब जीएमटी आएगा। जीएमटी मतलब क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच एक जगह है जिसको सेंटर मान करके सभी जगहों का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है। और हाँ अपने जी, हाँ भारत जी। के अंदर कहाँ से किया जाता है? अपने भारत के अंदर इलाहाबाद से किया जाता है, जिसको प्रयागराज अभी कर दिया गया। ठीक है। तो जीएमटी के अंदर जब आप 5 घंटे 30 मिनट जोड़ दोगे तो वो आईएसटी हो जाता है। ठीक है। जी सर। मतलब क्या है, भारत के समय में ग्रीनविच से 5.5 घंटे का अंतर है। वहां पर जब 5 बजे 12 बजेंगे, ठीक है, तब यहाँ पर 5:30 बज रहे होंगे। क्लियर? बड़ा लंबा चौड़ा। वैसे पांचांग का जो कोर्स है वो मैथमेटिकल, उसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्टिव जरूर होना होगा, क्योंकि सभी चीजें ना वो कैलकुलेशन बेस्ड है। मैं इजीली तो समझाऊंगा ये आपको, लेकिन जब आपको ये समझना होगा कि तिथियां किस प्रकार से बनती हैं, वार किस प्रकार से निर्धारित हो रहे हैं। अब तिथियों का क्या है, अभी दीपावली पे आपने देखा निर्धारित ही नहीं कर पा रहे थे लोग कब मनाएं। ये सब पांचांग का विषय है। तो जब आपको एक एक मिनट और एक एक सेकंड की कैलकुलेशन करनी है, तब थोड़ा सा मैथ में आपको एक्टिव होना हो। तो ये, चलो आपको समझ में आया कि किस तरह से करते हैं। अब आ जाते हैं हम पांचांग की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पांचांग। पांचांग भारतीय ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो समय और तिथि का सही ज्ञान आपको देता है। पांचांग शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पांच जमा अंग, यानी कि 5 अंग। किस चीज के 5 अंग? समय के 5 अंग। बहुत महत्वपूर्ण समय के जो 5 अंग हैं वो कौन से हैं? अभी भी बताया था मैंने आपको। तिथि, जी, वार, नक्षत्र, योग योग। और कर्ण। इन 5 चीजों के ऊपर आपके पूरा मुहूर्त बोध चलता है। शकुन, सर, योग के बाद अपशकुन। आपने क्या हाँ बताया? जी। योग के बाद आपने कौन सा अंग बताया? पांच अंग। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, नहीं अभी। कर्ण, कर्ण। हाँ, कर्ण। योग और कर्ण। ठीक है। तो जो हमारा ये पांचों चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है पांचांग को समझने के लिए। जिसको ये 5 चीजें भी समझ में आ जा रही है ना पांचांग के अंदर, वो भी बहुत कुछ मुहूर्त के अंदर, और किस दिन कब किस समय पे क्या करना चाहिए, वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा इन चीजों को। तो
सबसे पहले तिथि को यदि हम समझने का प्रयास करें, तिथि क्या चीज है? तिथि का अर्थ है, तिथि चंद्रमा का एक चरण या दिन। तिथि का अर्थ है चंद्रमा का एक चरण या दिन, जो कि अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच की अवधि को दर्शाता है। प्रत्येक तिथि का अपना एक विशेष महत्व होता है और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ही हमारी तिथियां जो हैं वो निर्धारित की जाती हैं। वार का क्या? आवाज आ रही है क्या आप सभी को? जी सर। सर अब चलिए। अब भी आइए। नहीं आ रही थी। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क की प्रॉब्लम रही होगी कुछ। वार की बात करें, वार का अर्थ क्या है सभी जानते हैं वार के बारे में। वार क्या चीज है? सर तिथि को वापस बताइए। चंद्रमा तिथि का को चरण वापस जी। हाँ जी सर, तिथि दोबारा बता दीजिए। वैसे हम डिटेल में समझेंगे इन चीजों को, अभी थोड़ा ओवरव्यू ही देने का विचार है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तिथि का अर्थ क्या है? चंद्रमा का एक चरण या एक दिन। हर रोज चंद्रमा एक नक्षत्र पे होता है, 27 नक्षत्र होते हैं। हर रोज एक नक्षत्र के ऊपर चंद्रमा होता है और उसके अकॉर्डिंग ही तिथि का निर्धारण किया जाता है। तिथियां टोटल वैसे 15 हैं, 16 तिथियां हैं। अमावस्या और पूर्णिमा दो तिथियां अलग हो गई, बाकी सभी की सभी सेम रहती हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस या चतुर्दशी। अंतर कहाँ आता है? पक्ष के अकॉर्डिंग अंतर आता है। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को हम कहते हैं पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष की अंतिम जो लास्ट जो तिथि होती है उसको हम बोलते हैं अमावस्या। ठीक है। अपने उत्तर भारत के अंदर पूर्णिमा में महीना खत्म हो जाता है। ठीक है। जबकि साउथ वगैरह साइड में जब जाएंगे, वो अमावस्या पे महीने को अंत समझते हैं। वो समय का जो अंतराल है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज हो जाती हैं। तो जो प्रत्येक तिथि जो है उसका अपना एक विशेष महत्व और चंद्रमा का अधिकार होता है तिथि के ऊपर। तिथि का कितना समय रहेगा, कितना क्या उसका रहेगा, वो आगे हम कैलकुलेशन बेस्ड पे समझेंगे जब हम तिथि की बात करेंगे। ठीक है जी। वार के बारे में सभी को पता होगा, वार क्या चीज होती है। हर रोज एक नया दिन होता है, उसको हम 7 ग्रहों के साथ में, सातों वारों को हमने अटैच कर दिया है। सोमवार को हम चंद्रवार, चंद्रमा से जोड़ देते हैं। मंगल को मंगल से, बुध को बुध से, गुरु बृहस्पति को गुरुवार से, शुक्र को शुक्रवार, शनिवार को शनिवार और रविवार को सूर्य के साथ में अटैच करते हैं। प्रत्येक वार का विशेष देवता से संबंध है, जैसा मैंने आपको भी बताया, और उस दिन के अनुसार ही, अलग अलग दिन के अनुसार ही अलग अलग तरह की पूजा, अलग अलग तरह के व्रत, अलग अलग तरह के उपाय या अलग अलग तरह के अनुष्ठान हम लोग करते हैं। तो वार का भी जब हम पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल पे आएंगे। नक्षत्र। नक्षत्र चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और कुल 27 नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र का एक विशेष ज्योतिषीय प्रभाव होता है जातक के ऊपर या इस सृष्टि के ऊपर। जो भी कार्यक्रम यहाँ पर धीरे धीरे जो प्रतिदिन कुछ भी चलता है हमारा पृथ्वी के ऊपर, जो घटनाएं घट रही हैं, ये व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। कौन? नक्षत्र।
योग की यदि बात करें, योग क्या चीज है? सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर योग का निर्माण होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति के अनुसार ही योग का निर्माण होता है। योग शुभ और अशुभ समय को निर्धारित करते हैं। क्या कहते हैं भाई, आज बहुत अच्छा योग है, ये वाला कार्य करो, ठीक है ना। तो योग का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पांचांग के अंदर। योग के आधार पर विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त या अनापयुक्त समय का चयन किया जाता है। उपयुक्त समय और अनुपयुक्त समय का चुनाव किसके आधार पर किया जाता है? योग का भी उसके अंदर बहुत अहम रोल होता है। पांचों चीजों को मिलाकर के ही मुहूर्त बनता है। कर्ण की यदि बात करें तो कर्ण क्या चीज है? तिथि का आधा हिस्सा कर्ण होता है। यदि एक तिथि 6 घंटे चलेगी तो 3 घंटे का कर्ण होगा। तो तिथि के आधे भाग को कर्ण कहा जाता है। एक दिन में 2 कर्ण होते हैं और कर्ण भी कार्यों के लिए शुभ और अशुभ समय का निर्धारण करते हैं। पांचांग का उपयोग न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए किया जाता है, बल्कि यह दैनिक जीवन में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। जैसे कि शुभ मुहूर्त का चयन करना, विवाह आदि के मुहूर्त के लिए निकालना, या नए ग्रह का निर्माण करने के लिए शुरू में भूमि को कब खोदा जाए, शिलान्यास बोलते हैं जिसको। अब घर बन करके यदि तैयार भी हो गए तो उस घर के अंदर प्रवेश कब करना है हमें। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको पांचांग का महत्व समझ में आएगा, उसका उपयोग समझ में आएगा। और डेली के रूटीन में भी आप लोग किसी न किसी विद्वान जन के पास जाकर के ये मुहूर्त पूछते हैं कि हम क्या करें, ठीक है। लेकिन समय है, और समय क्या कहता है कि अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आप लोगों को ये अवसर मिल रहा है तो पांचांग को सीखिए। पांचांग का कोर्स बहुत जल्दी कोई लेकर के आता नहीं। कारण क्या है? हम भी डिमांड पर लाए हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी, तब लेकर के आए, नहीं लाना। एक तो ये जो है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके अंदर ज्यादा है, तो सामने वाले से रिस्पॉन्स भी वैसा ही आना चाहिए समझ में आने के लिए। और दूसरा क्या है, स्टूडेंट्स इस चीज के ज्यादा मिलते नहीं है, तो इस वजह से पांचांग का जो कोर्स है वो बहुत रेयर आपको देखने को मिलता है। हम भी अभी ला रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कब लाएंगे या नहीं भी लाएंगे, आप लोगों के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में। अच्छा, तो ये तो बात हुई, समझ में आ गया आपको पंचांग क्या चीज? डाउट है किसी का यहाँ तक? कोई किसी का कोई डाउट है तो नहीं क्लियर सर। कीजिए। है किसी का? आगे चलूं? चलिए, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मोटा मोटा पंचांग के इतिहास के बारे में भी, कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है ना। पांचांग जो है वो वैदिक काल से है, वैदिक काल से चला आ रहा है। वैदिक काल का मतलब क्या हुआ? 1500 से 500 ईसा पूर्व, 1500 से 500 ईसा पूर्व से ये चला आ रहा है। अब आगे जब हमारी क्लास होगी, शायद कल की क्लास के अंदर, मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा इस सृष्टि को बने हुए कितना टाइम हो गया। अभी तक हम कलयुग में हैं, तो कलयुग के कितने वर्ष बीत चुके हैं, कितने वर्ष बीतने बाकी हैं। टोटल सारी कैलकुलेशंस हमारे सनातन धर्म और वैदिक वैदिक इस जो ग्रंथ हमारा ये बना करके गए हमारे ऋषि मुनि, इसके अकॉर्डिंग हमें प्राप्त है और ऑथेंटिकेटेड है। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बोल दिया, ठीक है। वो सारी चीजें आज की क्लास में तो आएंगी नहीं, कल की क्लास में आपको मिलेंगी।
तो वैदिक काल यानी कि 1500 से 500 ईसा पूर्व वैदिक साहित्य में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति और गति का वर्णन मिलता है। वैदिक साहित्य में जो भी आप पुरानी वैदिक चीजें उठा करके देखेंगे, अभी राम जी की जन्म तिथि भी किस तरह बताई, उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल चक्र के आधार पे बताई। उन्होंने ये थोड़ी लिखा कि फलाना फरवरी, फलाना जनवरी। जनवरी ये तो अब आए। वैदिक काल में क्या था, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी जो पोजीशन थी उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को संभाल करके रखते थे। आज से 10 साल 20 साल पहले तक भी हमारे जो दादा दादी हुआ करते थे वो हमारी डेट ऑफ बर्थ हिंदी में बता करके लिख करके गए हैं। इंग्लिश में को समझ में ही नहीं आती थी जनवरी फरवरी तो। ठीक है ना। दूसरा क्या है, वैदिक काल में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए शुभ समय का निर्धारण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, जिसे मुहूर्त कहा जाता था, और वहां पर भी पांचांग का ही यूज किया जाता। तो कितना पुराना ये हमारा ज्ञान है, आप इसे समझिए, अनादिकाल से। इसके बाद क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल आया। अभी तो हमने वैदिक काल की बात करी, फिर उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल कौन सा हुआ, 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या हुआ, इस काल के अंदर, इस 300 साल के अंदर ज्योतिषी और खगोल शास्त्रियों का विस्तार हुआ। ज्योतिषी और खगोल शास्त्री, और इन्होंने जो है वो टाइम को कैलकुलेट करना शुरू किया अपने अकॉर्डिंग, अपनी इकाइयों में, और अलग अलग प्रकार के नियम और सिद्धांतों को बनाया। सिद्धांत, ये शब्द सुना होगा कहीं ना कहीं, सिद्धांत। हर चीज जो है वो सैद्धांतिक है हमारे यहाँ। हम उसको कितना भी इजी करके आपको बता दें, आपको समझाने के लिए हम इजी करके उसको किसी भी लैंग्वेज में आपको बता दें, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो चीज है ना वो सिद्धांत के अंदर आपको मिलेगी। ज्योतिष जो है, ज्योतिष वेदांग नाम के ग्रंथ की रचना की गई उत्तर वैदिक काल में 500 से 200 ईसा पूर्व, जिसमें पांचांग के सिद्धांतों का वर्णन किया गया। ठीक है, पांचांग के सिद्धांत। इसके बाद आ जाते हैं गुप्त काल। गुप्त काल यानी 320 से 550 ईस्वी के बीच का समय गुप्त काल बोला गया। इस काल में भारतीय खगोल शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान का स्वर्णिम युग इसको बोला गया। भारतीय खगोल शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान का गोल्डन पीरियड है ये। आर्यभट्ट और वराह मिहिर जैसे महान एस्ट्रोलॉजर और खगोल शास्त्रियों ने यहाँ पर पंचांग की गणना की। उसको एक कागज पे या लिपि के अंदर उसको लिखा गया। उससे पहले सारा उंगलियों पे होता था, ये देखा होगा आपने। पुराने जो अब मिलेंगे ना विद्वान आपको, वैसे उंगलियों पे करेंगे, उंगलियों पे। ठीक है ना। अभी तो हमारा समय तो क्या, आधुनिक समय में तो हमारा तो फोन पे है ना सारा सब कुछ, हम फोन पे ऐसे ऐसे करते हैं। उनका उंगलियों पे होता था। तो इसके बाद का जो समय आया, चौथी स्टेज का जो समय आया, उसको बोला गया मध्यकाल। गुप्त काल के बाद क्या आया, मध्यकाल हुआ 700 से 1600 ईस्वी। अभी ईस्वी में आ गए ना, हम ईस्वी में ही तो जी रहे हैं अभी। 700 से 1600 ईस्वी में क्या हुआ, इस अवधि में पंचांग की रचना हुई, और उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा क्लियरिटी के साथ उसको लिपिबद्ध किया गया। मुस्लिम शासन के दौरान पंचांग का उपयोग जारी रहा, वो रुका नहीं, और इसने हिंदू मुस्लिम संस्कृति के बीच एक सांस्कृतिक पुल का कार्य भी किया। अब आ जाते हैं हम आधुनिक काल में, 1600 ईस्वी से लेकर के, और अभी कौन सी ईस्वी में हैं हम, बताइए। अभी कौन सी ईस्वी में हम, 2100, 2100। ठीक है, 2100वीं ईस्वी में हैं हम। तो इस समय के अंदर
ये जो 400 साल हमारे रहे, 1600 से 424 साल अभी हो गए, 2024-25 मान लीजिए आप, इसमें क्या हुआ पांचांग के विषय में या एस्ट्रोलॉजी के विषय में। आधुनिक समय में पांचांग का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, विवाह, गृह प्रवेश, बिजनेस, यात्रा एवं जितने भी शुभ कार्य हम करते हैं उनके लिए मुहूर्त निकालने में किया जाता है। पांचांग की जानकारी आज के समय में हमें डिजिटल माध्यमों पर भी उपलब्ध है। आपके फोन में आपको 100 साल के पंचांग मिल जाएंगे, जिससे लोगों के लिए इसका उपयोग करना बहुत ही आसान हो गया है। पंचांग के साथ कनेक्ट होना बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है। तो ये हमने बात की पंचांग के इतिहास के बारे में। एनी डाउट? डाउट क्या होना है इसमें? तो ठीक है, कथा सुनाइए आपको इतिहास के बारे में, है ना? क्या ही डाउट करोगे। अब हम मोटी सी एक बात ये जानने की कोशिश करेंगे कि पांचांग का उपयोग विशेष तौर पे सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में कहां कहां पर किया जाता है। भाई पंचांग क्या है समझ लिया, पंचांग का इतिहास क्या है ये समझ लिया, चलो पंचांग से आपका इंट्रोडक्शन तो हो गया, समझ आ गया होगा पंचांग क्या चीज। तो अब इसका यूज कहां कहां पे आप लोग कर सकते हो या करते हो, ये जानने की बात आ गई। सबसे पहली चीज, पंचांग का इस्तेमाल होता है मुहूर्त का निर्धारण करने में। किसी भी प्रकार के मुहूर्त की जब बात होगी, बिना पंचांग के आप कर ही नहीं सकते। किसी भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, व्यापार की शुरुआत, यात्रा या कुछ खरीदना, कुछ बेचना, कुछ फसल उगाना, कुछ फसल को काटना, ठीक, इन सब चीजों के लिए आपको शुभ मुहूर्त जानने के लिए पंचांग चाहिए। ठीक है जी। शुभ मुहूर्त सुनिश्चित करने के लिए आपको तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का विश्लेषण करना आना चाहिए। कौन सा दिन सही है किस काम के लिए, कौन सी तिथि सही है किस कार्य को करने के लिए, कौन सा नक्षत्र शुभ रहता है किस कार्य को करने के लिए, कौन सा योग और कौन सा करण उत्तम फल आपको प्रदान करेगा किस समय पर किस कार्य को करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, व्रत और त्योहार। कोई भी व्हाट्सएप पे एक पोस्ट वायरल करके हमें बेवकूफ बना देता है, हमें पता ही नहीं होता कब करना। एकादशी का व्रत रखती हैं कुछ माताएं बहनें, कुछ पूर्णिमा का व्रत रखती हैं, वो कंफ्यूज ही रहती हैं कि कब करें। तो व्रत और त्योहारों का निर्धारण करने में भी पंचांग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है आपको। इसके बाद आपका जो डेली रूटीन है, दैनिक जीवन, उसकी गाइडेंस भी करता है आपको पंचांग। कैसे? दैनिक कार्यों के लिए शुभ और अशुभ समय जानने के लिए पंचांग का उपयोग किया जाता है, जिसमें राहु काल, गुलिक काल, यमगंड काल, इस प्रकार के जो काल होते हैं दिन के समय में, वो किस तरह से आप उनका यूज करोगे या उनको डिनाई करोगे, उनको इग्नोर करोगे, ये हर रोज किसी ना किसी समय पे होते हैं। तो इसके लिए भी बहुत आवश्यक होता है पंचांग का नॉलेज आपको होना। इसके बाद ग्रह, नक्षत्र आदि की स्थिति जानने के लिए भी आपको पंचांग की नीड होती है। पंचांग में ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति, नक्षत्र कौन सा है, कब कौन सा नक्षत्र, कौन सा चरण, क्योंकि जातक जन्म होगा तो नक्षत्र चाहिए आपको। ठीक है, इन सब के आकलन के लिए भी आपको पंचांग। डेली आपके बारे में यदि आपको कुछ जानना है, यानी कि आपका राशिफल, उसके लिए भी आपको पंचांग चाहिए। बिना पंचांग के नहीं आप पता कर सकते हो अपने बारे में। इसके अलावा जो लोग खेती करते हैं, किसान हैं,
उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वही जैसे मैंने बोला कि फसल कब बोएगा, कब काटेगा, कब पानी देगा, इन सब चीजों के लिए उसको सही समय की जरूरत होती है। और बहुत ज्यादा बिलीव है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका। यात्रा और दिशा का निर्धारण, यात्रा को कब करें, किस दिशा में यात्रा करें, क्योंकि पर्टिकुलर किसी दिन के अंदर, किसी मुहूर्त के अंदर, किसी दिशा में यात्रा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वो भी आपको पंचांग बताता है। अब कुछ महत्वपूर्ण ऐसी चीजें हैं जो चंद्रमा से आधारित हम व्रत वगैरह करते हैं। जैसे शिवरात्रि है, उसके मुहूर्त, जल कब चढ़ेगा, करवा चौथ के लिए दिन चांद कब निकलेगा, और इसी प्रकार के जो बहुत सारे व्रत हैं उनको भी कौन बताएगा? पंचांग बताएगा कि कब सूर्य उदय होगा, कब चंद्रमा उदय होगा, कब सूर्य अस्त होगा, कब चंद्रमा अस्त होगा। इन सब के लिए भी आपको पंचांग की नीड रहेगी। इसके अलावा और क्या पंचांग आपको बताता है कि ग्रहण कब कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, और कितनी देर होगा, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, कब उसका सूतक होगा, किस किस जगह पर उसका असर होगा। ये सब जानकारी आपको कौन देगा? पंचांग देगा। तो ये सब जानकारियां आपको प्राप्त हुई, कैसा लगा, समझ में आया? सभी बता सकते हैं चाहें तो। हमारा ये पंचांग का कोर्स आज शुरू हो गया, आज हमारी पहली क्लास है। मैं आप लोगों को एक बारी ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप इस कोर्स के अंदर सीखेंगे क्या क्या। ठीक है ना? आप इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। आज का हमारा ये कक्षा आज की हो चुकी है। ठीक है जी। पंचांग परिचय, पंचांग क्या है, पंचांग का इतिहास और यूज ऑफ पंचांग, ये हम सब आज कर चुके हैं। आज का हमारा ये क्लास। कल से हमारा काल विभाजन ये होगा। काल विभाजन में मैंने जैसा आपको बताया, मैं आपको क्या कराऊंगा कि भाई समय की इकाइयां, पृथ्वी सृष्टि कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी। ठीक है जी। काल विभाजन में आएगा आपका दीर्घकालिक इकाइयां, बड़े लंबे लंबे समय अंतराल आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, और छोटी छोटी इकाइयां, और आधुनिक और भारतीय समय में आप डिफरेंस किस तरह से निकाल पाओगे। ठीक। इसके बाद आएगा आपका आयन, गोलार्ध, ऋतुएं। आयन क्या चीज है, गोलार्ध क्या चीज है, ऋतु क्या चीज है, और इनका हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, ये आपको करवाया जाएगा। इसके बाद इसके बाद आपका आएगा मास आदि, महीना, मास आदि का महत्व और ज्ञान। यानी कि सम्मत क्या होता है, सम्मत क्या होता है पता है किसी को? मास क्या होता है, प्रत्येक मास में जन्म का क्या क्या फल है। अभिषेक जी, ड्राइंग मत बनाइए प्लीज। मल मास और क्षय मास का विचार और उसके परिणाम, पक्ष का विचार और उसके परिणाम। ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा? इसके बाद पांचांग की अन्य महत्वपूर्ण शाखाएं, जैसे दिनमान। अब दिनमान क्या होता है, चंद्र का संचार किस प्रकार से होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस प्रकार से लगते हैं और अपना कार्य करते हैं, चंद्रमा और उसकी कलाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी आपको कराएगा ही नहीं। ठीक है जी। क्योंकि आपका जो जीवन है ना, वो चंद्रमा की कलाओं कलाओं के ऊपर आधारित है। इसके बाद फिर हम तिथि को जानना शुरू करेंगे। तिथि, तिथि क्या होती है, तिथि की गणना आप कैसे करोगे, कैलकुलेट कैसे करोगे तिथि को, तिथि का शोध कैसे करोगे, कौन सी तिथि क्षय हो रही है, कौन सी बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, तिथि का क्या महत्व होगा, तिथि का जीवन में क्या फल, क्या परिणाम आपका रहेगा। यदि आप 10वीं तिथि में आपका जन्म है तो उसके अकॉर्डिंग आपके क्या इफेक्ट्स रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव।
और तिथि का, कौन सी तिथि से कौन सा मुहूर्त आपको देखना होगा, कौन सी तिथि यूज आएगी किस प्रकार के मुहूर्त में। इसी प्रकार वार की, वार क्या है, वार की कैसे कैलकुलेशन करोगे, वार का शोधन कैसे करोगे, वार का क्या महत्व है, वार का जीवन में क्या उपयोग रहेगा, और वार का संबंध। ठीक। इसके अलावा आप जो है वो बताया मैंने नक्षत्र के बारे में, और योग के बारे में सभी डिटेल्स, करण के बारे में सभी डिटेल्स। इसके अलावा हम पंचांग के अनुसार शुभ और अशुभ योग किस प्रकार से कार्य करेंगे हमारी लाइफ में। पंचांग के अनुसार अनुसार व्रत और त्योहारों का निर्णय आप किस तरह से ले पाओगे। जन्म कुंडली में पंचांग की क्या उपयोगिता रहेगी, जन्म पंचांग का परिणाम कैसे होगा, अघोड़ा चक्कर का परिणाम कैसे होगा, घात चक्कर का परिणाम कैसे होगा, ये सब कुंडली में है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा जातक का नामकरण, नामकरण किस तरह से करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा इसमें। ठीक है जी। और 8 दिशाएं और उनके देवता, पांचांग और पंच तत्व का संबंध, पंच तत्व मतलब 5 एलिमेंट्स। अच्छा, महत्वपूर्ण मुहूर्त निकालने की विधियां, पंचांग का व्यवसाय में, आप अपने बिजनेस में पंचांग का यूज किस प्रकार से कर पाओगे, राशियों का पंचांग के लिए क्या महत्व है, ये भी इस कोर्स के अंदर आपको करवाया जाएगा। इसके बाद क्या है इसके अंदर, अन्य ज्योतिषीय उपकरणों के साथ पंचांग का एकीकरण, पंचांग का आप कुंडली के साथ कैसे रिलेशन कर सकते हो, और जो भी चीजें हमारी ज्योतिष से रिलेटेड होती हैं तो उनका किस प्रकार से यूज आप करोगे। पंचांग का फलित करने के उपयोग, मतलब जन्म कुंडली में पंचांग की क्या उपयोगिता है, जन्म कुंडली यानी चार्ट में का विश्लेषण जब आप करोगे तब आप पंचांग का यूज किस तरह करोगे, और दशा सिस्टम को जब आप देख रहे होंगे तब पंचांग का यूज वहां पर कैसे करोगे। इसके अलावा असाइनमेंट्स, क्विज और आपकी प्रैक्टिस इसके ऊपर वो रहेगी। ठीक है जी। अब बात आ जाती है इसको कौन कौन कर सकता है। इसको वे लोग कर सकते हैं जो वैदिक ज्योतिष को सीखने का प्रयास कर रहे, जो वैदिक ज्योतिष को सीखना चाहते हैं। ज्योतिष जो पंचांग और मुहूर्त में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, जो ज्योतिषी लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष को सीख चुके हैं लेकिन मुहूर्त वगैरह नहीं जानते। आध्यात्मिक अभ्यासकर्ता और उत्साही लोग, ठीक है, और जो भी कोई इंटरेस्ट रखता हो इनको समझने के लिए खगोलीय पिंडों को, वो सब लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। यह कोर्स के बारे में डिटेल आपकी हो गई। अब कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप। नहीं, क्लियर है सर, बहुत अच्छे से तैयार किया सर आपने। और पंचांग की हाँ सारी जी, बातें आ जाएंगी सर इसमें लगभग, पंचांग पंचांग से कंप्लीट, संबंधित सभी बातें अगर। टोटल कंप्लीटली आ जाएगा पूरा का पूरा पंचांग। अब चंद्रमा की कलाएं जो है ना वो कोई भी कराएगा नहीं, आपको किसी कोर्स के अंदर भी नहीं कराएगा। अब जी सर, चंद्रमा नहीं। की कलाएं हैं, मैंने एक दिन पहले भी आप लोगों को क्लास के अंदर बताया था, चंद्रमा की कलाएं इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के अंदर, क्योंकि 16 कलाएं संपूर्ण है चंद्रमा। भगवान श्री कृष्ण 16 कला लेकर के आए थे, ठीक है ना। राम जी की कितनी कला थी, 14। 14। 2 कलाएं घट गई थी। वो 2 कलाएं कौन सी घट गई थी, आप श्री कृष्ण और श्री राम को आप साथ में रख करके देखोगे दोनों कैरेक्टर को, आपको पता चलेगा कौन सी घट गई थी। अब आपका जन्म किस स्थिति में हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितनी कलाएं हैं और कौन सी कलाएं हैं, वो सब कुछ उसके अंदर मैं बताने का प्रयास आपको करूंगा। ये हमारा पंचांग का कोर्स है। परसों हमारी क्लास रहेगी इसकी, अ, हमारी क्लास इसमें रहा करेगी मंगलवार, गुरुवार और रविवार को, 3 दिन सप्ताह के अंदर। ठीक है जी। मंगलवार, रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, सॉरी शनिवार। तो इस प्रकार से शनिवार या संडे जैसा होगा वो मैं बता दूंगा। ये कोर्स है अपना। आज की क्लास आपकी को कैसी लगी अपने अपने ग्रुप में जा करके आप लिख सकते हो। जो भी कोई इस कोर्स को करना चाह रहा है, सिर्फ 1950 रुपये इसकी फीस हमने रखी है, डिस्काउंट देने के साथ में। वैसे 6500 रुपये है, लेकिन कोई कल तक यदि कोई करता है तो कर सकता है 1950 रुपये में। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप के अंदर मैसेज करके, कोई भी इंटरेस्टेड रहेगा तो। किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है।
नहीं तो फिर आज के लिए हम ओवर करते यस सर। हैं। जी यस सर, पूछना चाहते हैं सर। जी हाँ जी, बोलिए सविशम कर। सर तिथि क्षय क्या होती है सर? तिथि क्षय वो होती है जो सर तिथि तिथि, का क्षय क्या होता है? वही बता रहा हूँ, जो तिथि किसी भी सूर्य उदय में नहीं आ पाती। भाई सूर्य उदय होने के बाद कोई तिथि अच्छा जी। लगी और नेक्स्ट सूर्य उदय से पहले ही खत्म हो गई, जी। उस तिथि को हम क्षय बोलते हैं। अच्छा जी। अच्छा। ठीक है अच्छा जी। ठीक। जी। ठीक है सर, एक्चुअली मैंने पहले ही ऑफर मैंने पे कर दिया है, तो हाँ मैं हाँ, उसमें जो क्लास में है उनके लिए ये विषय नहीं है। जो क्लास में नहीं है, आज सभी के लिए रखा था हमने इस क्लास को, तो उन्हीं के लिए है ये। जो हमारी क्लास में है ऑलरेडी वो तो है ही। ठीक है, सर सर, ये जूम पे क्लासेस होगी या फिर हमारे ऐप पे होगी? ऐप से भी कर सकते हो, जूम से भी कर सकते हो, दोनों ही आपके लिए अवेलेबल है। ऐप में जाकर के सर भी आप इस क्लास को कर सकते सर, हो। ऐप इसके को नोट्स भी अपडेट कर मिल जाएंगे? लीजिएगा सभी लोग। हाँ जी, इसके नोट्स मिल जाएंगे ना हम लोगों को? हाँ नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे, सभी कुछ मिलेगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? सर मैं ये बोल रही थी, जैसे अभी हम बेसिक कर रहे हैं और जी। इसी में एक एडवांस कोर्स भी है, हम्म तो मतलब वो बिना एडवांस कोर्स किए हुए क्या हम पूरा सीख सकते हैं क्या? उसको भी तो करना पड़ेगा फिर। एडवांस तो अलग चीज है, एडवांस और इसका कुछ भी मैच नहीं करेगा। तो नहीं नहीं बता सर, दी, जब इस कोर्स के लिए मैं इसलिए ज्यादा थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये कोर्स मैं दोबारा कभी लाने के मूड में नहीं हूँ। जी सर, मुझे बहुत करने की इच्छा है, लेकिन टाइम हाँ ऐसा होता है, वहाँ 3 दिन क्लास वहाँ रहती है, 3 दिन आपकी 6 दिन ये हो जी गए, जी जी और जी। फिर एक साथ पड़ जाएगा, तो फिर वही है कि मैं सिर्फ यहाँ वो पर आके अटक रही हूँ मैं। वो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि पता क्या है, इसमें भी मेरे पास 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिमांड पर इस कोर्स को बनवाया है मुझसे। वो वो क्लास फिर मतलब अगर कंटिन्यू अच्छे तरीके से चलती तो शायद अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बहुत लेट हो रही है, बार बार गैप होके, तो देखिए वरना। हमारा तो पता ही है आप लोगों को, कोई त्योहार वगैरह आ गया तो ठीक, नहीं तो हम अपनी क्लास को कंप्लीटली करते हैं और शेड्यूल्ड सबकी लेकर के चलते हैं, है जी ना। सर, आपकी सबकी मजबूरी होती है, क्या कह सकते हैं। तो हाँ हाँ, वो देखती हूँ, मैं सोचती हूँ आज इसके बारे में कि ठीक क्या है, कर कोई बात नहीं, सकती आप हूँ। विचार कर लीजिएगा। कल जी तक हम इसमें करेंगे एडमिशन और उसके बाद फिर इसको जी क्लोज कर देंगे। ठीक है ना। जी जी सर, जी सर। चलिए ठीक है, फिर सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम। जय श्री सर राम एक सर। प्रसन्न रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। जय श्री राम। जय श्री राम सर।